हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की इस जर्नी में हमने कितनी अमेजिंग चीजों के बारे में जाना। हमें डिफरेंट चीजों के टेस्ट के बारे में पता चला, एसिड और बेसिस के बारे में पता चला, और साथ ही हमने इंडिकेटर्स को भी समझा कि कैसे इंडिकेटर्स की मदद से हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट है या वो बेसिस है। और लास्ट में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझा। अब इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमें समझ आ चुके हैं, पर आज हम इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिकॉल करेंगे ताकि हमारे माइंड में कोई डाउट न रह जाए और सारे टॉपिक्स हमें और अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो देर किस बात की स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस लेक्चर को और सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी एसिड एंड बेसिस से कि कैसे ये दोनों चीजें हमारे खाने पीने की चीजों में प्रेजेंट होती हैं। हमने लेमन के एग्जांपल लिया था कि लेमन टेस्ट में सावर होता है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। देखा फ्रेंड्स, एसिड की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि जो उसका टेस्ट होता है वो सावर होता है, मतलब कि जो चीजें खाने में खट्टी होती हैं, सावर इन टेस्ट होती हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जिन चीजों में एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। देखा दोस्तों, एसिड के बारे में तो हमें पता चल गया, और वहीं हमने बेसिस को जाना था कि जो बेसिस होते हैं वो तो कड़वे यानी कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। और जैसे एसिड को हम एसिडिक इन नेचर कहते हैं, वैसे ही बेसिस को भी बेसिक इन नेचर कहा जाता है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में तो पता चल गया, पर हमारे आसपास तो कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब उनका कैसे पता चलेगा कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज बेसिस है, जैसे कि सोप, शैम्पू। अब इनका कैसे पता लगाया जाए? तो इनके लिए भी तो हमारे पास एक अमेजिंग चीज है ना, इंडिकेटर्स। दोस्तों, इंडिकेटर्स तो वो सब्सटेंस होते हैं ना जिनसे हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज बेसिस है। अब इंडिकेटर्स के बारे में जब हमने समझा था तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जाना था जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में बहुत यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? लिटमस के बारे में। और फिर हमने जाना टर्मरिक के बारे में। जो टर्मरिक हम रोज यूज करते हैं डिफरेंट डिशेस को बनाने के लिए, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और लास्ट में हमने जाना चाइना रोज के बारे में। कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, पर हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए अब इन तीनों के ऑब्जर्वेशन को समझ लेते हैं कि कैसे ये हमें डिफरेंट कलर से बताते हैं कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज बेसिस है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में जाना था। लिटमस एक पेपर होता है जो ज्यादातर हमें रेड या फिर ब्लू कलर में मिलता है। जैसे लैब्स में यूज होता है ना, वहां पे ये ज्यादातर दो ही कलर में प्रेजेंट होता है, रेड या फिर ब्लू। देखिए दोस्तों, जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देता है रेड कलर में। मतलब कि अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। पर हाँ, रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता, सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन में। और वहीं पे अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस में अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और जैसे एसिड में हुआ उसी तरीके से ब्लू कलर का लिटमस पेपर बेसिस में अपने कलर को चेंज नहीं करता है। मतलब कि लिटमस पेपर में एसिड का कलर रेड होता है और वहीं पर जो बेसिस होते हैं वो उसका कलर ब्लू होता है। अब लिटमस की तो हमने बात कर ली, उसके बाद हमने कितनी कॉमन चीज टर्मरिक की बात की जो हमारे किचन में कितनी यूज होती है। हम रोज जो खाना खाते हैं उसमें टर्मरिक का ही तो यूज होता है। वो भी हमें डिफरेंट कलर से बताता है कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज बेसिस है। अब देखिए दोस्तों, टर्मरिक अपने कलर को चेंज नहीं करता सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन में, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में वो येलो है, वो येलो ही रहता है। और वहीं पे अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस सोल्यूशन में टर्मरिक अपने कलर को चेंज कर लेती है रेड कलर में। ये तो बड़ी ही अमेजिंग चीज है। अब टर्मरिक की बात हो गई, और लास्ट में हमने बात की थी चाइना रोज के बारे में। चाइना रोज को तो दोस्तों हमने कितनी बार पार्क्स में या जो स्कूल के प्लेग्राउंड्स होते हैं उनमें देखा था, पर हमने नोटिस ही नहीं किया कि एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये तो बहुत ही डिफरेंट कलर से बताता है कि किसमें एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज बेसिस है। देखिए दोस्तों, जो चाइना रोज का सॉल्यूशन होता है वो लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक कलर के होता है। और जब इस सॉल्यूशन में हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को मिला देते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है मजेंटा कलर में। और वहीं पर अगर हम इस सॉल्यूशन में किसी बेसिक सॉल्यूशन को मिला दें तो ये पता है कौन सा कलर चेंज कर लेता है? ग्रीन कलर। ये तो बड़ी ही अमेजिंग चीज है। अब ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स तो हमें समझ आ गए। अब हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक इन नेचर है और कौन सी चीज बेसिक इन नेचर है। पर अगर इन तीनों इंडिकेटर को हम किसी सॉल्यूशन में डालें और कोई कलर चेंज ना हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। मतलब कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। देखा दोस्तों, हमारे पास तीन सोल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक, एक बेसिक और तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं होता, चाहे हम कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर ले। अब इंडिकेटर्स तो हमें समझ आ गए। उसके बाद हमने टॉपिक लिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्योंकि ये एसिड और बेस को मिलाने के बाद रिएक्शन होता है। जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
तो चलिए, अब एसिड और बेस को तो हमने मिला दिया, पर मिलाने के बाद जो ये मिक्सचर आया उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो चीज हमें मिलती है उसे हम कहते हैं सॉल्ट, यानी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। पर दोस्तों, सॉल्ट कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ एक पार्टनर होता है, मैंने आपको बताया था ना, और वो क्या होता है? वाटर। हाँ जी दोस्तों, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पर जब ये रिएक्शन होता है तो एक और चीज भी रिलीज होती है, बहुत सारी हीट एनर्जी। मतलब कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर तो हमें मिलता ही है, पर साथ ही हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, और इसी के साथ हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में तो समझ आ गया, पर हमने तो ये चीज जानी थी कि ये रिएक्शन तो हमारी नॉर्मल जिंदगी में बहुत यूज किया जाता है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, जिनमें हमने 4 एग्जांपल्स की बात की थी। सबसे पहले हमने जाना था फैक्ट्री वेस्ट के बारे में कि फैक्ट्री वेस्ट में तो कितना एसिड मौजूद होता है, और जब ये एसिडिक वेस्ट अगर वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ का क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि उस एसिडिक वेस्ट में हम कुछ बेसिक सब्सटेंस को मिला देंगे ताकि वो वेस्ट न्यूट्रल हो जाए, उन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाए और हम आसानी से उसे वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर सके। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया, उसके बाद हमने बात की थी दूसरे एग्जाम्पल की, जो क्या था? एग्रीकल्चर। अब फूड तो हमें एग्रीकल्चर की मदद से मिलता है ना, और फूड के लिए तो सॉइल का फर्टाइल होना जरूरी है। पर दोस्तों, कई बार ये सॉइल ज्यादा एसिडिक या फिर बेसिक हो जाती है, और इसका सोल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल सही, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें हम क्या करें? बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर दे ताकि सॉइल वापस फर्टाइल हो जाए। और कई बार ये सॉइल जब ज्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसमें एसिडिक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं ताकि सॉइल वापस फर्टाइल हो सके और हमें क्रॉप्स मिल सके। अब बाहर की तो बात हमने कर ली कि हमारे आसपास कैसे ये रिएक्शन यूज होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमारी बॉडी में भी होता है ना, क्योंकि जब हमें छोटी सी चींटी काट लेती है तो हमें कितना पेन होता है, क्योंकि छोटी सी चींटी में एसिड प्रेजेंट होता है, और जब वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें बहुत पेन होता है। फिर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेते हैं और उस पर अप्लाई कर लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा तो एक बेस है और एसिड और बेस मिलकर दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। वाओ, अब हमें तीनों एग्जाम्पल याद आ गए। और उसके बाद हमने बात की थी अपने टमी की, कि कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा टमी एसिड को रिलीज करता है, पर कई बार ये एसिड ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम बेसिस को लेते हैं, एंटासिड, जो ज्यादातर मेडिकल शॉप्स में लिक्विड या फिर टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसी को हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड और बेसिस मिल जाते हैं और दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है और हमें क्या मिलता है? पेन से आराम मिल जाता है। देखा दोस्तों, ये चारों एग्जाम्पल तो हमारी नॉर्मल जिंदगी से जुड़े हुए थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में भी समझ आ गया और हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी समझ आ गया। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है और अब हमें किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, पीयू स्टैक आपको रिवीजन लेक्चर के साथ बहुत से और भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और आपको नॉलेज भी मिल सके, जैसे कि बैक साइड सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन, स्पेशल टिप वीडियोस और प्रैक्टिस पेपर्स भी, जिन्हें आप जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइड सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।